भाई नमस्कार। नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी को बता दूं, जितने भी भाई और जितनी भी बहनें और जितने भी लोग पूरे विश्व भर से मुझे इस वीडियो में सुनने आए हैं, सबसे पहले आप लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों आप सभी को बता दूं, इंडिया देश के अंदर जो एसएससी है, एसएससी मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उनके द्वारा जो हर साल सीएचएसएल रिक्रूटमेंट होता है, उसके लिए आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। मतलब क्या है, सी एच एस एल का जो रिजल्ट है वो आप सभी का आ चुका है। सी एच एस एल क्या होता है आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर जो पुराने वेबसाइट को हटा के एक नया वेबसाइट जो आप लोगों का है उसको हम जरा थोड़ा सा खोल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे सामने नया वेबसाइट आ गया है। सी जी एल, सी एच एस एल और एम टी एस और बाकी सारे जो जितने भी पोस्टों पर एस एस सी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट करवाता है पूरे साल में। 2024 में जो इस बार की रिक्रूटमेंट्स हैं, उसके लिए आप लोगों का इस वीडियो में डिस्कस होगा कि आप लोगों का जो सी एच एस एल का एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आ गया। मतलब कि फाइनली जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिनको भी सी एच एस एल से इस बार वैकेंसियाँ मिली हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, जो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस होगा। आपके लिए कट ऑफ आ गई है, किसकी कितनी एरिया वाइज और कितनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई है, टोटल वैकेंसी कितनी है, जो लोग इस बार रिक्रूट हो गए हैं 2023 वाले, और 2024 का नोटिफिकेशन कब आ सकता है, और इस बार कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसी होंगी, और ये कट ऑफ कैसा गया है उसको जानेंगे। और कौन लोग टॉप कर पाए हैं, बेसिकली किन लोगों का रैंकिंग आ चुका है, कौन लोगों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं पूरे इंडिया देश में, इस रिक्रूटमेंट के लिए सारा डिस्कस होगा, ठीक है। तो जितने भी लोग मुझे इंडिया देश में और पूरे विश्व भर से किसी भी जगह से सुन रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो इंडिया के लोगों के लिए खास है सिर्फ क्योंकि इंडिया देश में एक एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि आप लोगों का काफ़ी तरह के पोस्टों पर रिक्रूटमेंट कराते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप लोगों का जो सी एच एस एल यानी 12th पास पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट था उसका रिजल्ट आ गया है, तो मैं आपके साथ कट ऑफ डिस्कस करूंगा, सिलेक्टेड लोगों के नाम डिस्कस करूंगा, किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और नई वैकेंसी कब तक आ जाएगी उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जितने भी लोग इंडिया देश में हरियाणा से हैं, कर्नाटका से हैं, असम से हैं, त्रिपुरा से हैं, तेलंगाना से हैं, तो सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम सी एच एस एल से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ जानेंगे। दोस्तों सी एच एस एल होता है 12th पास। एक 12th पास मान लो कैंडिडेट ने सी बी एस ई से, आई सी एस ई से, या आपके किसी भी बोर्ड, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड से अगर वो 12th पास आउट होता है, ठीक है, सिर्फ 12th 12वीं क्लास पास आउट होता है या 12th अपीयर्ड होता है जिस साल में भी, उस साल में अगर वैकेंसी आ जाए तो कैंडिडेट फॉर्म भर के इस वैकेंसी को ले सकता है। ये एक कंडीशन रहती है। ऑल इंडिया से इसको वैकेंसी को कैंडिडेट ले सकता है। इसके अंदर सी एच एस एल 12th पास के लिए काफ़ी विभाग अपने पास 12th पास लोगों को रिक्रूट करते हैं। इस बार की जो वैकेंसी एस एस सी ने दी थी उसके हिसाब से पहले वैकेंसी थी 1700 के करीब, पहले थी 1700 के करीब, और अब जो फाइनल वैकेंसी हो गई है वो अब इतनी नहीं है। वैकेंसी सी एच एस एल में घट गई है आप लोगों की, ये वाले वैकेंसी को आप लोग मान लो कैंसल, ठीक है। सी एच एस एल की अब जो वैकेंसी है वो है आप लोगों की, ये वैकेंसी अब फाइनल है। इसका नोटिस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फाइनल वैकेंसी सी एच एस एल में 1211 है 2023 में। इस बार कितनी आती हैं देखते हैं। तो ये वैकेंसी अब इतनी हो चुकी है, मतलब कि 12th पास सिर्फ 1211 लोगों को यहाँ पे वैकेंसी रिक्रूटमेंट में मिली है। देखते हैं क्या सारी वैकेंसी भर गई हैं। ये भी हम देखते हैं कि वैकेंसी खाली भी हो गई होंगी। अगर खाली रही होंगी तो वो 2024 के रिक्रूटमेंट के साथ आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट फेज पूरा हो चुका है। सी एच एस एल 23 वालों का, 24 वालों का स्टार्ट हो गया। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, तो जितने भी लोग इंडिया से हैं आगे तक बने रहें और सारी जानकारियाँ समझें, ठीक है। देखिए ये आपका न्यू वेबसाइट है जो है एसएससी का gov.in। ये वेबसाइट एसएससी को क्यों लॉन्च करना पड़ा, ये इसलिए लॉन्च करना पड़ा, इनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्होंने चीज़ें दी हैं इस वेबसाइट पे, और इनको अब एक नया डेटा लोगों का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से इस वेबसाइट से नए लोगों का नया डेटा बनेगा। बेसिकली वो लोग जो पिछले वेबसाइट पे रजिस्टर्ड थे या वहाँ से रिक्रूटमेंट पे अप्लाई कर रहे थे, अब वो लोगों को नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अब जो न्यू रिक्रूटमेंट्स के लिए जाएंगे वो लोगों को करना क्या है, ओटीआर कर लेना है। ओटीआर का वीडियो मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा एसएससी फेज 12 में एक नया रिक्रूटमेंट कर रहा है जो कि पहला रिक्रूटमेंट है 2024 का। उसके लिए भी आप लोग पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस देख लें। नोटिफिकेशन वीडियो भी मैंने आपको फेज 12 में दे दिया। इसके अंदर 2049 वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है।
चलिए ये समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे आज का नोटिस। मैं इसको एक बार और रीलोड करता हूँ दोस्तों आप सभी के लिए, जिससे कि आपको दिखा सकूँ। ये देखिए अभी का नोटिस है ये, और इसको आए हुए लगभग 1 घंटा ही हुआ है, 1 घंटा हो चुका है इस रिजल्ट को आए हुए, जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है। तो हम CHSL वालों का रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए फाइनल रिजल्ट है ये, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए हम सबसे पहले रिजल्ट डिस्कस करेंगे, फिर लोगों की लिस्ट को डिस्कस करेंगे। SSC ने क्या कहा है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट है CHSL 2023 वालों का, 12th पास जिन्होंने करा है उसके लिए वैकेंसी होती है। अब देखिए रिजल्ट टीयर 1 वालों का यहाँ पर बता दूँ, जिन्होंने टीयर 1 दिया था, टीयर 1 एग्जाम दिया था CHSL में, उसका रिजल्ट जो है इन्होंने और 27 ऑफ सितंबर में दे दिया था, जहाँ पर देखा गया था कि 17,495 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि पहली लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुए थे फॉर LDC और JSA, यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए और JSA पोस्ट के लिए। उसके अलावा ये देखा गया था सेकंड लिस्ट में DEO, आपको बोला ना मैंने 12th पास में काफ़ी पोस्टें आती है, तो इसके अंदर लिस्ट सेकंड में वो लोग थे जो लोगों ने पहले एग्जाम को निकाला था DEO पोस्ट के लिए, CAG और DCA के लिए। इसके अलावा 1,307 लोग ऐसे हैं जिन्होंने DEO पोस्ट के लिए निकाला था इस एग्ज़ाम को, लेकिन वो CAG और DCA विभाग में नहीं थी, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़े इसी के अंदर, तो अभी इसके अलावा एडिशनल रिजल्ट भी आया था। टीयर 1 के एडिशनल रिजल्ट आए थे 12th ऑफ दिसंबर को, यानी 12 दिसंबर को रिजल्ट आया था टीयर 1 का एडिशनल का, जिसमें लोग 145 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका रिजल्ट तब नहीं आया था, पहले नहीं आया था, वो बाद में दिया गया। तो उसके हिसाब से भी आप लोग उनका रिजल्ट यहाँ देख सकते हो। फिर उसके बाद इन्होंने कराया सेकंड टीयर। टीयर मीन्स हो जाता है दोस्तों, जैसे कैंडिडेट आज एग्जाम देने गया और फिर वो महीने भर बाद दूसरे एग्जाम को देने गया दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो उसका सेकंड टीयर हो गया, ठीक है। तो टीयर बेसिकली क्या है, अभी रुक रुक के एग्जाम ले रहे हैं तो उसको टीयर कह देते हैं। तो टीयर सेकंड एग्जामिनेशन जो हुआ वो हुआ आप लोगों का 2 नवंबर को, ठीक है। 2 नवंबर से लेके 10 जनवरी तक। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन रहेगा, ये 2 नवंबर नहीं होगा, क्योंकि सेकंड ईयर आपका तब तक नहीं हो सकता जब तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ना आ जाए, और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही जब इन लोगों ने अ, अच्छा ठीक है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये 2 नवंबर को हो गया था सेकंड ईयर, ठीक है। और इसके अलावा 10 जनवरी को भी हुआ। 10th जनवरी को उन लोगों का हुआ जो लोग एडिशनल रिजल्ट में बाद में इनका रिजल्ट आया था। आपको पता होना चाहिए टीयर 1 का रिजल्ट एडिशनल में लोगों का बाद में आया था, तो उनका एग्ज़ाम बाद में हुआ है। जिन्होंने टीयर 1 पहले निकाल दिया था इस दिन में, ठीक है, उन लोगों का रिजल्ट, उन लोगों का सेकंड टीयर नवंबर में ही हो गया था, ठीक है। इसीलिए CHSL के रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में टाइम गया है, क्योंकि एडिशनल वालों का एग्जाम 10 तारीख को हुआ था जनवरी में सेकंड टीयर में। अकॉर्डिंगली कि 14,584 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लोग शॉर्टलिस्ट हो गए। किसके लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, इस रिजल्ट के हिसाब से, सेकंड टीयर के हिसाब से ये लोग LDC, JSA और JPA के लिए जो है सिलेक्ट हुए। फिर ये लोग अपीयर हुए टाइपिंग टेस्ट के लिए ऑफ टीयर सेकंड, एंड इतने कैंडिडेट जो बाकी बच गए ये लोग DEO पोस्ट के लिए इन्होंने डेस्ट दिया, ठीक है। डेस्ट हो जाता है टाइपिंग टेस्ट के अलावा ही होता है वो तो ये डेटा एंट्री हो जाता है। डेस्ट मतलब डेटा एंट्री वाला स्किल टेस्ट। डेटा एंट्री स्किल टेस्ट मींस दैट डेस्ट। और टीयर सेकंड में अगर टाइपिंग हो रहा है तो वो LDC और JSA वाले पोस्टों के लिए हो रहा है। तो इन लोगों का आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से देखा गया कि सेकेंड टीयर एग्जाम जो आप लोगों का हुआ उसके हिसाब से इतने लोग जो हैं 14,500 के करीब लोग ये सब पास कर गए। और इसके बाद आपको बता दूं नोटिस, अब इसमें आप देखोगे जो मेन नोटिफिकेशन आपका CHSL का था 23 वालों का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसके हिसाब से सेक्शन 3, आपको बता दूं सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 को, जो कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, इसके अलावा मॉड्यूल सेकंड डेस्ट जो होता है वो पास करना जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए जो आपके स्किल टेस्ट होते हैं उसको मॉड्यूल जो आपका 1 होता है सेक्शन 3 का, इन दोनों को ही पास करना जरूरी है। अगर आप इसको पास नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग वैकेंसियां नहीं ले पाओगे, ये नोटिफिकेशन में साफ दिया होता है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म अगर नहीं भरते हो तो भी रिक्रूटमेंट नहीं मिलती, भले ही एग्जाम पास कर लोगे फिर भी। तो इन्होंने कहा है ऑप्शन कम प्रेफरेंस जिन भी लोगों ने भरा था, जो कि आपको पता होना चाहिए 13 फरवरी से 18 फरवरी तक ऑप्शन प्रेफरेंस भरवा लिया गया। तो अभी आप देख लो, यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल 14,500 लोगों में से सिर्फ 11,467 लोगों ने ही ऑप्शन कम प्रेफरेंस भरा, बाकी लोगों ने नहीं भरा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि लगभग 2 से 3 हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा, भले ही वो पास कर गए। अब ये 3 हज़ार लोगों ने अपना नुकसान कराया है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन कम प्रेफरेंस नहीं भरा है, इस वजह से SSC इनको वैकेंसियाँ नहीं देगा।
इन्होंने एग्जाम तो पास कर लिया लेकिन प्रेफरेंस नहीं डाला, तो हु हैव सबमिटेड देयर प्रेफरेंस ऑनलाइन कंसीडर, उनको ही सिलेक्शन के लिए कंसीडर करते हैं। प्रेफरेंस जैसे कि ये होता है, एग्जाम तो सबने निकाल लिए, ठीक है, अब कैंडिडेट से पूछा जाता है कैंडिडेट एलडीसी पोस्ट लेगा, जेएसए लेगा या जेपीए लेगा, और अगर इन पोस्टों में से अगर वो एलडीसी लेगा तो एलडीसी को पहले लेगा या जेएसए को पहले लेगा, अगर वो जेएसए को पहले लेगा तो एलडीसी को सेकंड और जेपीए को थर्ड रख सकता है। इसके अलावा अगर वो जेएसए को फर्स्ट लेगा तो वो जेएसए पोस्ट को किस विभाग में पहले लेना चाहेगा, फिर किस विभाग में बाद में लेना चाहेगा, इसी को प्रेफरेंस कहा जाता है। ये कैंडिडेट भर देगा तो उसके हिसाब से ही उसका रिजल्ट फिर एसएससी निकालता है। एसएससी आपके प्रेफरेंस को लेता है, उसके बाद देखता है कि क्या इसके मार्क्स इतने हैं कि इसको वो प्रेफरेंस मिल जाए, फिर उसको वो मिल जाता है। ये तरीका लगाते हैं एसएससी वाले, ठीक है। अब आप मेन नोटिफिकेशन भी देखो तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में, इन तीनों में ही आप लोगों को करना क्या होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं ऑफ टीयर सेकंड। आपको पता है कि टीयर 1 पास करके टीयर सेकंड में गए, टीयर सेकंड में 3 सेक्शन हुए, तीनों को अलग अलग पास करा अगर कैंडिडेट ने 30% वेटेज के साथ जनरल से, तो ही वो आगे रिक्रूटमेंट ले पाता है। सेम ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25 और अदर कैटेगरीज 20% से ही आगे निकल पाते हैं। तो ये चीज़ें रखी गई हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख लो, अगर आप लोगों ने निकाला होगा तो आप लोग डेफिनेटली अपना नाम रिजल्ट में देखोगे। अब जो मेरिट लिस्ट आप लोगों की बनाई गई है वो इसी बेस पर बनाई गई कि कैंडिडेट ने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिलाकर पास किया है, इसके अलावा टीयर सेकंड में, इसके अलावा उसने सेक्शन 2 सेक्शन 3 क्वालिफाइंग सब्जेक्ट टू बी क्वालिफाइंग सेक्शन 3 बोथ मॉड्यूल, ठीक है, तो उसके भी आप पे रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो ये लोगों को पता है। अभी आप लोग अगर नए हो और CHSL 12th पास इंडिया देश में अगर आप 12th पास कर लेते हो और वैकेंसियाँ चाहिए तो एसएससी से बढ़िया ऑप्शन हो नहीं सकता। और एसएससी जो है हर साल इस रिक्रूटमेंट को निकालता है, कहीं ना कहीं अप्रैल में निकाल देता है। जैसा कि आप देखोगे 1 महीने बाद इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको दिखेगा, अप्रैल में CHSL आ जाएगा। क्योंकि अप्रैल में ही क्यों आता है 12th पास वाला, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट 12th पास वालों का करीब करीब अप्रैल मई के करीब आ रहा होता है। अभी लोग कहते हैं कि 12th अप्रैल में तो हम लोग 12th पास कर ही नहीं पाते, तो इसीलिए वो लोग अपीयर वालों को भी एलिजिबल रखते हैं। तो ये कंडीशन दोस्तों पहले से ही है, नोटिफिकेशन में सब आ जाता है। मैं आपके साथ कवर करता रहता हूँ, मैंने पहले भी कवर किया था इस चीज़ को। तो इस वीडियो में दोस्तों यही है कि आप लोगों ने अगर ये सारे एग्जाम्स को अलग अलग सेक्शंस को निकाला है तो उसके हिसाब से आपको कट ऑफ बता देता हूँ। सेक्शन 3 की जो कट ऑफ गई है आप लोगों की वो बता देता हूँ। सबसे पहले सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 है उसके अंदर जो आप लोगों का CKT है, ठीक है, तो उसको मैं उसके अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी आपकी कट ऑफ जो गई है वो SC में गई है 9, ST में 9 गई है, OBC में गई है 11.25। इस तरीके से आप लोग कट ऑफ देख सकते हो। ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज है और ये कट ऑफ किस चीज़ की है, जो आप लोगों ने टीयर 2 के सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 को दिया होगा। इसी तरीके से कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर बता देता हूँ, कितने एरर कितनी मिस्टेक्स आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट के अंदर अलाउड थी, जो कि LDC और JSA और JPA के लिए था। तो कहा गया था हर कैटेगरी हर वर्ग के लोग सिर्फ 10% मिस्टेक कर सकते हैं अपनी जो है अपनी टाइपिंग के अंदर। वहीं अगर जनरल वाला होगा तो वो सिर्फ 7% मिस्टेक कर सकता है। मतलब अगर उसको जो टाइपिंग में कहा कि भाई आपको ये सारा कुछ टाइप करना है, तो वो जो टोटल कंटेंट आपको टाइपिंग के लिए मिला उसकी सिर्फ उस टोटल कंटेंट का सिर्फ 7% आप लोग मिस्टेक कर सकते थे। बाकी उससे ज़्यादा हुई है तो आप लोग रिक्रूटमेंट से उन्होंने पहले ही आपको बाहर कर दिया होगा। और ये कट ऑफ जो है ये आप लोगों की टाइपिंग वालों की है। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं बता देता हूँ परसेंटेज मिस्टेक जो आप लोगों की डेस्ट में हुई है। यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर वालों का आप लोग देख सकते हो कि सभी को सिर्फ 7% का मिस्टेक अलाउड था डेटा एंट्री वालों में, और 5% जनरल वालों को अलाउड था। अभी मान लो कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने टाई कर दिया, बेसिकली वो लोग टीयर सेकंड एग्जाम देकर आए, उनके और सेकंड कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ गए। तो ये लोग किसको सिलेक्ट करें, एसएससी वाले? तो इन्होंने बोला जिसने सेक्शन 1 में ज़्यादा मार्क्स लाए हैं हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर भी अगर मार्क्स इक्वल आते हैं तो हम DOB डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट कर लेंगे कि एज वाइज कौन बड़ा है। फिर भी अगर इक्वल मार्क्स आते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे कि किसका नाम अल्फ़ाबेटिकल तरीके से पहले आता है, हम उसको मेरिट में ऊपर कर देंगे। तो जो दूसरा रह जाता है उसको सही उसके नीचे वाला सीरियल मिल जाता है। तो इस तरीके से चलता है। तो ये रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस होता है CHSL में। अभी आप लोग ये समझो कि आपकी टोटल वैकेंसियाँ कितनी आई थी और कैंडिडेट कितने बुलाए हैं एसएससी ने। तो आपको बता दूं टोटल वैकेंसी जो EWS में आई थी वो आई थी 96। ये वैकेंसी उस चीज़ के हिसाब से फाइनल डेटा जो फाइनल वैकेंसियों का आया था आपके साथ डिस्कस हुआ था। पहले वैकेंसी 1700 थी, फिर 1200 हो गई, और ये वैकेंसी फाइनल है। मतलब इतने लोगों की ही ज्वाइनिंग होगी, ये इन्होंने कंफर्म किया। लेकिन हम बता दूं आप लोगों को, इनको जितने लोग चाहिए थे इन्होंने उतने लोगों को ही आगे बुलाया है।
अभी देखोगे ईडब्ल्यूएस से सारे फुल हो गए, एससी से भी फुल हो गए, ओबीसी और सारे वर्ग के लोग आप देखोगे, जितने जिस वर्ग से लोग इनको चाहिए थे वो सारे इनको मिल गए हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, यानी CHSL रिक्रूटमेंट ऐसा है जिसमें ऑलमोस्ट सारी वैकेंसी भर गई, कुछ भी खाली नहीं बचा। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप हमें बताओ कट ऑफ और ये सारी चीज़ें हमें बताओ, ठीक है। अब आप कहोगे कैटेगरी वाइज आपको बताया जाए कि डिफरेंट पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से किस किस डिपार्टमेंट की क्या क्या कट ऑफ गई है। बेसिकली आप देखोगे कि D42 मतलब कि D42 विभाग वालों की उनके हिसाब से SC वालों की कट ऑफ क्या गई है। पोस्ट कोड है, मैं आपको बताऊंगा D42 क्या है। D42 बेसिकली एक पोस्ट होगा, वो नीचे आपको दिखाऊंगा। तो इन्होंने बोला है कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डिफरेंट पोस्ट अगेंस्ट वैकेंसी, कि मतलब किस किस पोस्ट पर किस किस तरीके से कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई है, वो आप लोगों को बताऊंगा बाय द यूज़र डिपार्टमेंट। और ये कट ऑफ आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इसके बिहाफ पर ही आपका रिजल्ट बना है। और एक चीज़ उन्होंने कहा है कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ सच लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट लास्ट सिलेक्ट हुआ है इनकी लिस्ट में, मतलब कि इनकी कट ऑफ के हिसाब से ये कैंडिडेट उस कैंडिडेट के मार्क्स है जो लास्ट इसके अंदर मार्क्स लाया है, ठीक है। मतलब कि बाकी सारे लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सब लोग इससे, इस कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर लाए हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो मतलब वो लोग इस कैंडिडेट से सब कम नंबर लाए हैं उस पोस्ट के लिए, उस कैटेगरी में, ठीक है भाई। और कैटेगरी वाली कट ऑफ आपको कैसे पहचाननी होती है, जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है उस कैटेगरी की, उस पोस्ट की आपको कट ऑफ देखनी है। इतना आसान तरीका होता है इसके अंदर। तो वही चीज़ कह रहे हैं, नॉट अगेंस्ट देयर वर्टिकल कैटेगरी, और उसी में अंदर बोल रहे हैं वैकेंसीज टू बी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी आर ऑल्सो काउंटेड इन देयर रिस्पेक्टिव वर्टिकल कैटेगरीज। वही सारी बातें हैं, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। पोस्ट कोड अगर D42 पे अप्लाई किया था तो उनकी जनरल वालों की मैं आपको बता दूँ, जनरल वालों की 2 ही वैकेंसी थी और दोनों फिल हो गई हैं। उनकी जो टोटल मार्क्स है, जो कैंडिडेट D42 पोस्ट कोड के लिए जनरल वर्ग से 307 मार्क्स से ऊपर लाया है टोटल में, और अगर वो मार्क्स सेक्शन वन में 157 से ऊपर लाया है तो वही लोग पास है, महिला पुरुष दोनों ही। इससे नीचे वाले लोग पास नहीं है, ठीक है। अभी जो लास्ट सिलेक्ट हुआ है उसका 1999 के अक्टूबर मंथ की 1 तारीख का उस कैंडिडेट का बर्थ है। तो आप लोग देख सकते हो ये D42 था। D43 में आप देखोगे उनकी कट ऑफ कम गई है, उसमें आप देख सकते हो टोटल मार्क्स इतने हैं और सेक्शन 1 में इतने मार्क्स हैं इस कैंडिडेट के जो लास्ट सिलेक्ट हुआ है। इसी में इनको आपको EWS से चेक करना होगा। थोड़ा सा मैं इसमें आगे चलता हूँ दोस्तों। ये D42 वालों का भी आप लोग यहाँ से समझ लेना। बेसिकली करना क्या है आप लोगों को, आप लोगों ने जिस पोस्ट पे अप्लाई किया, बेसिकली CHSL में जब आप फॉर्म भरते हो ना, तब आप पोस्ट सिलेक्ट नहीं करते हो, तब आप सिर्फ फॉर्म डाल देते हो। बेसिकली आप जब एग्ज़ाम दे देते हो Tier 1 फिर Tier 2 ये सारे एग्ज़ाम दे देते हो, उसके बाद जब आपसे फॉर्म भरवाया जाता है ऑप्शन वाला, वहाँ से आपका क्लियर होता है कि आपका कौन सा इंटरेस्ट है किस पोस्ट को लेने का। ये चीज़ आपकी वहाँ से क्लियर होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि किस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया, उस पोस्ट की किस वर्ग में कितनी कट ऑफ गई है। टोटल मार्क्स अलग देखने होते हैं और सेक्शन वाले अलग देखने होते हैं। सेक्शन 1 का कट ऑफ और टोटल मार्क्स का कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। अगर कैंडिडेट इसको क्लियर नहीं कर रहा तभी वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, ये कंडीशन CHSL में रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो D42 L1 वाला हो जाएगा, LDC वालों का L1 से चालू हो रहा है, ये पूरा आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब LDC लोअर डिवीजन क्लर्क भी इंडिया देश के काफ़ी विभागों को चाहिए, तो उसके लिए आप लोग अलग अलग देख सकते हो कि किस विभाग वालों का क्या कट ऑफ गया है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, इसीलिए पूरा लंबा एक फाइल हो जाता है कट ऑफ का। थोड़ा इसमें आगे चलेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कट ऑफ कैसे चेक होगी। जैसे L1 मतलब हो जाता है लोअर डिवीजन क्लर्क, और JSA का कट ऑफ है वो L01, जो कि जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर और एग्रीकल्चर वेलफेयर के अंदर आता है, ठीक है। सेम अगर आप लोग ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च के लिए आपने अप्लाई किया था LDC में अगर, तो आप लोगों को देखना होगा। बेसिकली इन्होंने ये बताया कि किस विभाग में कितना कट ऑफ गया, ठीक है। अभी आपको इससे क्या क्या मिलेगा इस चीज़ से मैं आपको बताता हूँ। आपने ऑप्शन में, जैसे मान के चलो ऑप्शन में आपने LDC के प्रेफरेंस डाले थे, और LDC में आपने डाला था कि आपको पहले CBI चाहिए, फिर आप लोगों को पुलिस ब्यूरो वाला चाहिए, और फिर आपने डाल दिया कि आप लोगों को नारकोटिक्स चाहिए, और फिर आपने डाल दिया ये वाला चाहिए। इन 4 को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट की पहली प्रेफरेंस तो CBI थी ऑप्शन प्रेफरेंस के हिसाब से, दूसरी उसकी JSA वाली थी,
है ना, और तीसरी उसकी पुलिस वाली थी, और चौथी उसकी जो ऊपर लिखी है वो वाली थी। और उसने चारों प्रेफरेंस अपनी एलडीसी वाली ही दी। देने को वो सारी दे सकता था, लेकिन उसने इस सब तरीके से 4 प्रेफरेंस दी। अब कैंडिडेट को पता कैसे चलेगा कि उसको कौन सा विभाग मिले, कौन से विभाग में उसको वैकेंसी मिली है? तो सिंपल सी बात है, कैंडिडेट ने अपनी प्रेफरेंस तो दे दी। अब आज रिजल्ट जो आया है, इससे उसको देखना है कि उसके मार्क्स टोटल कितने आए थे हर सेक्शन में। हर सेक्शन में उसने अपने मार्क्स देख लिए, उसने देखा कि अरे हाँ, मैंने तो कट ऑफ क्लियर कर दिया है इस विभाग के लिए जिसकी मैंने प्रेफरेंस भरी है। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करेगा। दिखाता हूँ मैं कैसे। जैसे कि मान के चलो L03, मान के चलो L03 में उसने भरा। मैं एक बार दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखिए L03 मान लेते हैं हम। ठीक है, और कैंडिडेट आता है जनरल वर्ग से। ठीक है, L03 आपका ये मिल गया, इसके अंदर आपको ढूंढना है जनरल। L03 मान के चले कैंडिडेट को बनना है लोअर डिवीजन क्लर्क में जाना है, या कैंडिडेट को जेएसए पोस्ट लेनी है, लेकिन कैंडिडेट को लेना है सीबीआई के अंदर। उसने प्रेफरेंस फॉर्म में डाला सीबीआई, और अगर वो जनरल वर्ग से होगा तो उसको जानना होगा कि जनरल वर्ग से अगर वो है तो सीबीआई वालों ने जनरल वर्ग के लिए सिर्फ 7 वैकेंसी निकाली थी एलडीसी और जेएसए के लिए। ठीक है, तो अगर आपने प्रेफरेंस में सीबीआई को पहले रखा था तो इतना आप इंश्योर कर लेना कि आपका, अगर आपके मार्क्स 307 से ऊपर हैं टोटल में और 155 से ऊपर हैं सेक्शन 1 में। मान लो कोई रोहन नाम का कैंडिडेट है, रोहन नाम के एक कैंडिडेट को हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रोहन नाम का कैंडिडेट है, उसने ऑप्शन कम प्रेफरेंस भरा और उसने डाला कि मेरे को एलडीसी और जेएसए पोस्ट चाहिए सबसे पहले। उसने प्रेफरेंस में इस तरीके से डाला, और प्रेफरेंस में उसने डाला कि मेरे को एलडीसी और जेएसए पोस्ट सबसे पहले सीबीआई में चाहिए, और सीबीआई ने पोस्ट कोड दिया L03। ठीक है, उसने पोस्ट कोड दे दिया, तो कैंडिडेट ने L03 प्रेफरेंस में डाल दिया होगा। अभी कैंडिडेट के अगर 155 मार्क्स सेक्शन 1 में और टोटल में 107 से ऊपर होंगे, 307 से ऊपर होंगे, तो कंफर्म्ड है कि उसको अपने रिजल्ट लिस्ट में अपना नाम देखने को मिलेगा कि वो क्लियर कर चुका है और वो सिलेक्ट हो गया है सीबीआई में एलडीसी और जेएससी के लिए। समझ रहे हो? इस तरीके से मान लो इससे कम नंबर लाया है वो, है ना, सीबीआई से कम नंबर लाया और उसको दिखा कि वो पुलिस में जा रहा है, तो पुलिस वालों में आप देखोगे कि पुलिस वालों को उसने प्रेफरेंस पुलिस वालों का दूसरे पे डाला है, तो पुलिस वालों का कट ऑफ आप देखोगे सेक्शन 1 में ज़्यादा गया है और टोटल में कम गया है। तो अगर पुलिस वाला उसने सेकंड में डाला होगा, पुलिस वाले के लिए उसने सेकंड में डाला होगा, सेम उसी पोस्ट को पुलिस के लिए ब्यूरो ऑफ पुलिस में उसने डाल दिया, तो मान लो कि वो उसको सीबीआई नहीं मिला क्योंकि उसके मार्क्स 155 हैं सेक्शन 1 में, और उसके जो है मार्क्स जो है 155 से ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि उसको तो पुलिस वाला भी मिल जाएगा, लेकिन पुलिस वाला लेने के लिए उसको कट ऑफ क्लियर करना है सेक्शन 1 में 157 से ऊपर। कैंडिडेट के मार्क्स सेक्शन 1 में है मान लो 156। ठीक है, तो कैंडिडेट को पहला प्रेफरेंस सीबीआई वाला तो उसको मिल गया होगा, लेकिन एसएससी वालों ने सीबीआई वाला तो दे दिया कैंडिडेट को उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से, लेकिन एसएससी वालों ने उसको पुलिस वाला नहीं दिया, उसका सेकंड प्रेफरेंस उसको नहीं दिया, उसको पहला प्रेफरेंस वाला ही अलॉट कर दिया, क्योंकि उसके मार्क्स पहले प्रेफरेंस के हिसाब से उसको मिल रहे हैं आसानी से। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन प्रेफरेंस भरते समय आप ऐसा ना करें किसी को भी डाल दें आगे पीछे, ऐसा ना करें। हर एक विभाग को देखें, उस विभाग के हिसाब से ही डालें कि आपको कौन सा विभाग चाहिए। बेसिकली ऐसा भी कर सकते हैं कि हर विभाग का कट ऑफ देख लें पिछले साल वाला, जिससे आपको क्लियर हो जाए अच्छा इस विभाग का कट ऑफ इस पोस्ट पे आप सबसे ज़्यादा जाता है, तो मुझे हमेशा प्रेफरेंस के अंदर इस वाले पोस्ट को ऊपर रखना होगा, क्योंकि इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो इसका मतलब चांस ये है कि मेरे को ये वाला बहुत, इसका रेयर चांस है कि कम मिले। कम मिले ये तो है, लेकिन अगर आपने उस सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले को ही सबसे नीचे डाल दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको जो है जो ऐसे विभाग मिलेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको पूरा चार्ट समझा दिया है। तो मान लो इस कैंडिडेट के पहले सेक्शन में 156 मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब इसको सीबीआई में तो मिल जाएगी वैकेंसी, लेकिन इसको पुलिस में नहीं मिलेगी क्योंकि ये 157 से कम है। समझ रहे हैं? इस तरीके से। और इस कैंडिडेट के टोटल मार्क्स जो है वो 307 से ज़्यादा है, तो 307 से ज़्यादा है इस हिसाब से, तो ऑल ओवर में तो पुलिस वालों के लिए एलिजिबल हो गया, ब्यूरो ऑफ पुलिस के लिए एलडीसी में ऑल ओवर तो एलिजिबल है, लेकिन ये सेक्शन 1 के हिसाब से एक नंबर कम लाया है, इस वजह से इसको पुलिस वाला नहीं मिलेगा, लेकिन सीबीआई वाला मिल जाएगा। इस वजह से इसका जो पहला प्रेफरेंस था सीबीआई वाला, वो एसएससी ने इसके लिए एलोकेट कर दिया, इसको फाइनल कर दिया। और ये भी कुछ नहीं कह सकता आप एसएससी को, कोई भी कैंडिडेट मेल फीमेल, क्योंकि वो जानता है कि उसने पहले प्रेफरेंस में सीबीआई दिया था, भले ही उसको बाद में पता लगा कि सीबीआई का कट ऑफ कम चला गया और पुलिस वालों का, ब्यूरो वालों का ज़्यादा चला गया। तो ऐसा होता है प्रेफरेंस में, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो लोग देते हैं अपने प्रेफरेंस उनको वो नहीं मिल रहा, उसकी वजह कोई दूसरा मिल जा रहा है, ये चीज़ें हो जाती हैं।
कारण साफ सा है, कट ऑफ। भाई कट ऑफ इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है इस रिक्रूटमेंट के लिए, और हर रिक्रूटमेंट के लिए इस तरीके से होता है, इसीलिए प्रेफरेंस पहले ही भरवाते हैं वो। और प्रेफरेंस का अच्छा खासा समय देते हैं, 4 दिन 5 दिन, जिससे कि कैंडिडेट अच्छे से रिसर्च मार ले और फिर उसके बाद ही डाले। तो ये इस तरीके से रिजल्ट बनता है। आप लोग अपने कट ऑफ देख सकते हो कि किस पोस्ट पे, किस वर्ग में और किस डिपार्टमेंट का क्या कट ऑफ गया है, आप यहाँ से समझ सकते हो। तो ये तो सारे यहाँ पर पोस्ट कोड के नाम लिखे हैं कि किस पोस्ट को किस नाम से बुला रहे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इन्होंने कहा है 5 लोगों को इन्होंने निष्कास कर बाहर कर दिया है रिक्रूटमेंट से। 6 लोगों का रोल नंबर इन्होंने दिया है, उनका रिजल्ट थोड़े समय में आएगा और ये रिजल्ट फाइनल है। इन्होंने ये कह दिया है कोई भी वैकेंसी खाली बचती है तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में जाती है, हालांकि इस रिक्रूटमेंट में कोई भी वैकेंसी खाली नहीं बची है। एक चीज़ और ये लोग कह रहे हैं कि फर्दर प्रोसेस, जैसे कि डीवी हो गया, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उस विभाग में, उस वैकेंसी पर, वो सब के लिए इन्होंने कहा है अगर कैंडिडेट को कोई भी रिसीव नहीं होता है किसी विभाग द्वारा, जिस विभाग में उसको वैकेंसी मिल गई है, और उसको इस 6 महीने के अंदर वो विभाग वाले बोल ही नहीं रहे कि भाई आप आके ज्वाइनिंग ले लो। बेसिकली एसएससी ने रिजल्ट दे दिया, अब आपको करना क्या है, जिस भी विभाग में आपको वैकेंसी मिली है रिजल्ट के हिसाब से, वो विभाग आपको 6 महीने के अंदर जो है आप लोगों को बुलाएगा। नहीं बुला रहा आपको वो, ना ही तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने को बुला रहा, ना ही वो आपको वैकेंसी देने को बुला रहा। तो ऐसे में कैंडिडेट को उस विभाग से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैठा रह जाए, क्योंकि 6 महीने के बाद अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि 6 महीने बाद जाके कहते हो कि हमारे को डिपार्टमेंट ने बुलाया नहीं इस रिक्रूटमेंट पे, हमारा तो रिजल्ट भी आ गया, हम सिलेक्ट भी हो गए, तो ऐसे में फिर एसएससी भी कुछ नहीं कर सकता, विभाग भी कुछ नहीं कर सकता। तो 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग इसको ज्वाइनिंग ले लो, डीवी करवा लो, और अगर आपको विभाग नहीं बुला रहा तो खुद से कॉन्टैक्ट करके चले जाएँ, ये चीज़ ज़रूर कर लें। ठीक है भाई। हाँ, तो अभी आप लोगों का क्या होगा, आप जहाँ जहाँ पर भी वैकेंसी मिली है लोगों को, उन लोगों को डायरेक्ट डीवी के लिए बुलाया जाएगा, फिर उनको अपॉइंटमेंट हो जाएगा उन लोगों का, और उनका फिर जॉब चालू हो जाएगा। इस तरीके से चलने वाला है सारा प्रोसेस। कोई इसके अंदर अलग से लिस्ट नहीं आती कि आप सोच रहे हो कि वेटिंग लिस्ट आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं आता। जो वैकेंसी बच जाती हैं वो अगले रिक्रूटमेंट में बढ़ जाती हैं। ठीक है। हालांकि इस बार की रिक्रूटमेंट में CHSL में वैकेंसियाँ बची नहीं है, सारी फिल हो गई हैं। अब बात आती है दोस्तों, ये रिजल्ट आपका कैसे बनाया गया। ये रिजल्ट CHSL का जो बनता है फाइनल रिजल्ट, वो बनता है सेकंड ईयर का जो अब एग्जाम हो जाता है उसकी फाइनल आंसर की को देखते हुए। पहले आंसर की निकाली जाती है वेबसाइट पे, लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद एक फाइनल आंसर की आती है, वो उसके बिहाफ पर रिजल्ट आता है। अब लोग कहेंगे फाइनल आंसर की हमें तो अभी तक मिली नहीं, तो CHSL वालों की फाइनल आंसर की प्लस जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो लोग, और जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए, सभी के मार्क्स एसएससी दे देता है थोड़े ही समय में, फाइनल रिजल्ट के कुछ समय बाद। जैसे आज आपका रिजल्ट आ गया है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 10 मार्च या 15 मार्च तक, 10 से 15 दिन के अंदर आप लोगों को इसके अंदर सभी लोगों के अपने मार्क्स देखने को मिल जाएंगे कि किसके मार्क्स कितने आए हैं जिस भी आप पे उसका सिलेक्शन हुआ है, किसके कितने मार्क्स नहीं आए हैं जिस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सारी चीज़ें वो देख सकता है, अपने मार्क्स देख सकते हैं हर लोग, सब लोग अपने अपने मार्क्स देख सकते हैं, भले ही वो सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। और वो लोग जिनके खासकर अपनी आंसर की को, फाइनल आंसर की को, कि जिसके भी आप पे रिजल्ट बना है, वो भी आप लोग देख सकते हो। 10 से 15 दिन में एसएससी अपने वेबसाइट पे इस चीज़ को दे देगा। अब बात ये आती है कि हमें तो पहले से ही मार्क्स पता है, तो फिर हमें मार्क्स देखने की जरूरत क्या है। जो आपको पहले से मार्क्स पता है वो आपके प्रोविजनल है, क्योंकि आपने आंसर की से मैच करके देखे हैं। फाइनल रिजल्ट तो अब है, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में अब थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया होगा। ज़्यादातर लोगों के मार्क्स में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि फाइनल आंसर की कुछ चेंजेस लेकर आती है, 2 से 4 मार्क्स का चेंज आराम आराम से वो लेकर आती ही है, क्योंकि एक दो करेक्शन इन मिस्टेक जो है वो आंसर की में, एसएससी के में भी निकल ही जाते हैं हर बार। तो ये आप लोगों के लिए नोटिस था। मैंने CHSL का पूरा रिजल्ट डिस्कस कर दिया है, कट ऑफ डिस्कस कर दिया है, तो पूरा इस तरीके से इसको देख लें। थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, मैं एसएससी के वेबसाइट पर आ जाऊँगा, तो मेरे को दिखेगा रिजल्ट सेक्शन, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे दिख जाएगा यहाँ पर CHSL वालों का रिजल्ट। CHSL पे क्लिक करूँगा, देखिए ये रिजल्ट मुझे दिख जाएगा। मेरे को रिजल्ट पे क्लिक करना होगा और मैं इसके बाद इस रिजल्ट को देख पाऊँगा। देखिए ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब आपको देखना है यहाँ पर, जैसे आप देखोगे जो पहला है ये रिकॉर्ड किस तरीके से बना है, तो ये एक ही लिस्ट है पूरा। इसके अंदर आप लोग देख लो जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, ये इन ऑर्डर, इन रोल नंबर ऑर्डर, ये रोल नंबर के हिसाब से लिस्ट बनाई गई है। अब आप लोगों को डीवी करवाना है और ज्वाइनिंग लेके वैकेंसियाँ चालू कर देनी है जॉब को। अब इसमें अगर बात करें तो रोल नंबर वाइज आपको बता दूं कि रिकॉर्ड नंबर आप देखो कि 1004022522 मोहित शर्मा नाम के कैंडिडेट, फादर नेम अनिल कुमार, और ये कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है 2002 के अगस्त की 10 तारीख का,
और इसकी कैटेगरी 9 है। और ये इसने करा था अप्लाई LDC में, लोअर डिवीज़न क्लर्क में, इसमें जो है 26 में इसने अप्लाई किया था। आप इसके हिसाब से डिपार्टमेंट देख सकते हो। और इसकी जो रैंक आई है वो 489 आई है। ये ऑल इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पूरे इंडिया देश में होता है, हर बड़े बड़े शहर में, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, अलग अलग जगहों पे सेंटर रख के इसको कराया जाता है। तो इसीलिए ये जो रैंकिंग आपकी आ रही है ये ऑल इंडिया है। ये जो रैंक आपको लिस्ट दिख रही है, ये कैंडिडेट पूरे इंडिया में 479 नंबर पे आया है। ठीक है, मतलब कि इसके इसके इससे ज़्यादा नंबर लाने वाले लोग जो रहे हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट में, वो रहे हैं 488। मतलब 488 ऐसे लोग हैं जो ये जॉब तो लेंगे CHSL में, लेकिन वो सारे लोग इस कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर लाए हैं। और ये कैंडिडेट जो है इतनी रैंक ला रहा है, मतलब ये जो है इतने लोगों से पीछे है। मतलब अगर अगर 1 लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये सबसे ज़्यादा नंबर लाया है, बाकी सारे इससे पीछे है। अगर 5 लिखा होता तो इसका मतलब ये होता इससे पीछे 4 लोग हैं, मतलब इसके आगे 4 लोग हैं, मतलब इससे ज़्यादा नंबर लाने वाले 4 लोग हैं और ये 5वें नंबर पर आ रहा है। ये रैंक होती है। ठीक है, तो रैंक आप देख सकते हो। तो ये कैंडिडेट जो रैंक लाए, इस हिसाब से ये हो जाता है कि इससे जो अच्छे नंबर लाने वाले लोग हैं वो 488 हैं और ये 489 नंबर पे आ रहा है, मोहित शर्मा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर एक फीमेल है, मोनिका। इसकी रैंक आई है, इस कैंडिडेट की रैंक आई है 730। ये ऑल इंडिया होती है क्योंकि एग्ज़ाम पूरे इंडिया देश में हो रहा होता है सेम इस पोस्ट पर, इस रिक्रूटमेंट में। इसने लिया है L22 पोस्ट। ठीक है, इसने प्रेफरेंस भर दी होगी इसलिए इसको मिल गया। बेसिकली प्रेफरेंस नहीं देते हैं जो लोग, उनको मिलता ही नहीं है। ठीक है भाई लोगों, ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी। अभी आप लोग कहोगे कैटेगरी 9 मतलब क्या है, तो कैटेगरी 9 मतलब जनरल से है वो। और कैटेगरी अगर 0 है तो इसका मतलब वो कैंडिडेट EWS से है। और कैटेगरी अगर 2 है तो वो अनुसूचित जनजाति से वो कैंडिडेट आ रहा है या आ रही है। अभी लोग कहेंगे कि हमें यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 1 दिखाओ। चलिए आपको ऑल इंडिया रैंक 1 दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, कि ऑल इंडिया रैंक 1 कौन लाया है इस बार। तो ये देखो, CHSL ऑल इंडिया रैंक 1 प्रशांत शर्मा, फादर नेम संदीप शर्मा है। और 2002 ईयर के जनवरी मंथ की 6 तारीख का, यानी 2002 की जनवरी की 6 तारीख का कैंडिडेट का बर्थ है। जनरल से कैंडिडेट है। L23 उसने जो है लिया है पोस्ट, मतलब कि उसने LDC पोस्ट को लिया है, LDC या JSA में से कोई एक पोस्ट उसने लिया है। और उसको ऑल इंडिया रैंक 1 आया है और वो जनरल कैटेगरी से है। और उस कैंडिडेट का नाम है प्रशांत शर्मा। ठीक है, उसका रोल नंबर एक बार हम बताएंगे लोगों को, 3009060477। तो ये कैंडिडेट को सबसे पहले भाई कॉन्ग्रेचुलेसन है। और ये कैंडिडेट CHSL ऑल इंडिया रैंक में 1 रैंक लाया है 2023 वालों में। अभी मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो पोस्ट कोड है ना L23, अब इसने कौन सा पोस्ट लिया है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। L23 कौन सा है, L23 वालों का मैं जनरल से कट ऑफ दिखाता हूँ। अभी इसका कट ऑफ देखिए, L23 और इसमें जनरल, ये देखिए 305। मतलब जो इस रिक्रूटमेंट में, पूरे रिक्रूटमेंट के अंदर जिसने टॉप करा है इस रिक्रूटमेंट के अंदर, तो उसमें आप देखोगे उस कैंडिडेट ने जो मार्क्स लाए हैं वो लाए हैं 305 से ऊपर, और 156 से ऊपर वो लाया है सिर्फ सेक्शन 1 में। ठीक है, और ये ऑल इंडिया टॉप में है ये कैंडिडेट, और जनरल से है ये कैंडिडेट। और इसने जो पोस्ट लिया है वो मैं आपको बता दूं, L23 लिया है। L23 कौन सा इसमें दिखाएंगे ज़रा, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब कि ये कैंडिडेट जो गया है, ये कैंडिडेट गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। ये LDC और JSA में से किसी एक पोस्ट को लेने जाएगा। बेसिकली अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएगा। बेसिकली इसको जाना होगा सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, और वहाँ पर इसकी वैकेंसी लगी है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि किसको कौन सी वैकेंसी मिली है, कौन सी पोस्ट मिली है। और ये इसको प्रेफरेंस से मिली है, जो इसने प्रेफरेंस फॉर्म में भरा होगा। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो, ये रैंक 1 है इस कैंडिडेट का। तो इस तरीके से सभी लोग रैंक चेक कर ले, अपना रिजल्ट चेक कर ले। लिस्ट के अंदर कितने लोग हैं, तो लिस्ट के अंदर है जितने लोगों की वैकेंसी थी 12। देखिए लिस्ट के अंदर कितने लोग हैं मैं आपको बता दूँ, 1205 लोग हैं।
आप लोग कहोगे यार वैकेंसी तो सारी फिल हो गई। मैंने आपको जैसा बताया कि अभी 6 लोगों का रिजल्ट आना बाकी है, वो 6 लोग भी इसके अंदर सिलेक्शन पा गए हैं, इसका मतलब सारी वैकेंसी CHSL में भर गई है। ठीक है, 6 लोगों का रिजल्ट बाकी है, मतलब कि 1205 लोगों को यहाँ से वैकेंसी मिल गई और 6 का रिजल्ट अभी आ जाएगा। तो सभी लोगों को रिजल्ट मिल गया है, सभी लोगों को वैकेंसी मिल गई है CHSL में। रिजल्ट पूरा डिस्कस हो गया है CHSL वालों का, 2023 वालों का, और 24 वालों का जल्द ही आ जाएगा। कोई आपका डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करें, खासकर इंडिया के लोगों तक पहुँचाएँ, एक एक जगह तक। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।